Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about green hydrogen policy. इसी पॉलिसी को ग्रीन अमोनिया पॉलिसी भी कह रहे हैं. तो सरकार ने रिलीज़ किया है ये पॉलिसी, इसके बारे में देखते हैं. सो आइदर इट कैन कम अंडर द नेम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी. देखेंगे कि इसके दो नाम क्यों हैं इस पॉलिसी के. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहले भी मैं वैसे 2-3 दफ़ा आपको बता चुका हूँ द डिफरेंस बिटवीन ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू हाइड्रोजन. एक बार फिर से देखते हैं. देखिए, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसके कई सारे यूजेज हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा. बट हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो, और इस ऑर्डरलेस गैस होता है. इसका अलग अलग सेगमेंट में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक इंजन में इसका फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसका. तो वो सब हम आगे देखेंगे. मुद्दा यह है कि हाइड्रोजन तो उसके बेसिक एसेंशियल फीचर्स तो वही हैं, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने के प्रोसेस के बेसिस पे, जिस तरीके से हम हाइड्रोजन को बना रहे हैं उसके बेसिस पे हाइड्रोजन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रे हाइड्रोजन वो है जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग है, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है? नेचुरल गैस में से. नेचुरल गैस आई होप यू ऑल नो, मीथेन, CH4. APSC PT में पूछा भी गया था नेचुरल गैस इसी बार के APSC PT में. तो मीथेन CH4 से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है और कार्बन को रिलीज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस प्रोसेस में क्या रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में? ग्रीन हाउस गैस. सो ऑफ कोर्स इट इज़ इन्वायरमेंटल डैमेजिंग अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन में कैसा होता है कि नेचुरल गैस डालते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन जो CO2 बनता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने के बजाय हम लोग अंडरग्राउंड स्टोरेज कर लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ दो CO2 इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बट इट इज़ नॉट रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर सो दैट इट मे कॉज ग्लोबल वार्मिंग. तो इस कारण से ये थोड़ा सा लेस इन्वायरमेंटल डैमेजिंग माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ग्रे हाइड्रोजन. सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करते हैं कि वाटर H2O को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बनाया जाता है और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में. तो ऑफकोर्स दिस इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. हाइड्रोजन भी बन रहा है और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर. अब हाइड्रोजन के जैसे यूजेस की बात की जाए तो हाइड्रोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल होता है अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाने में, यानी कि यूरिया जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है हमारे देश में. सबसे ज़्यादा फार्मर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं. एंड यूरिया इज़ मेड ऑफ अमोनिया. एंड अमोनिया बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स के अंदर फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है. बहुत लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में -178-180 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी बनाए जा सकते हैं. दिस इज़ हाउ हाइड्रोजन कैन बिकम ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो. एंड सिंस हाइड्रोजन जो एनर्जी निकलती है वो काफ़ी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और एबंडेंस में भी रिलीज हो सकती है, सिंस हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन एबंडेंस इन आवर एटमॉस्फेयर. इसी कारण से हाइड्रोजन से जो हम एनर्जी निकालते हैं फ्यूल सेल बना करके, उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कह सकते हैं. सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो भी एनर्जी बनेगी दैट इज़ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एंड कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कितना बेनिफिशियल हो सकता है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है हमारे लिए, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन. दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाज अनाउंस्ड इन द लास्ट ईयर्स बजट इटसेल्फ. तो हाइड्रोजन सेल कैसे काम करता है ज़रा देखो. अगर हमने हाइड्रोजन बना लिया, जैसे भी अब हाइड्रोजन कैसे बना रहे हैं तो ये 3 तरीके हैं, लेकिन एक बार हाइड्रोजन बना लिया तो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है. एंड दिस इज़ हाउ इट बिकम्स ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वो भी देखिए, हाइड्रोजन को एक तरफ से हम डालेंगे, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन डालेंगे. तो हाइड्रोजन H2, उसमें एक हाइड्रोजन से कैसा है, प्रोटॉन अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचता है, प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो H+,
इधर जाएगा, ये ग्रीन कलर का H+ हो गया और ये येलो कलर का जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और ये जो H+ ये ग्रीन कलर का इधर से, ये रेड कलर का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, H+ इधर आया, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, H+ इधर आकर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाता रहेगा वाटर वेपर। तो इस तरीके से वाटर भी प्रोड्यूस होगा, कोई ऐसा इन्वायरमेंट डैमेजिंग बाई प्रोडक्ट भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज़ हाउ हाइड्रोजन बिकम्स अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अभी करंट न्यूज़ क्या है, भारत सरकार ने अनाउंस किया है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इसी को नाम दिया जा रहा है ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन तो आप समझ गए, ये था ग्रीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की मदद से हम लोग अमोनिया बना सकते हैं विच इज़ अ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया बनाया जाए तो उसको हम लोग ग्रीन अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया इज ए गैस दैट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर दैट इज यूरिया, एंड ग्रीन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसीलिए ये जो नई पॉलिसी भारत सरकार ने अनाउंस की है, इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी कह रहे हैं, या सरकार इसी को सिनोनिमसली ग्रीन अमोनिया पॉलिसी भी कह रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इसके अंतर्गत हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मेन गोल है कि चीपर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए हमारे देश में, हाइड्रोजन बेस्ड चीपर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा कि जून 2025 तक जो भी कंपनियां हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट लगाएंगी उसको पूरी तरह से फी वेवर होगा फॉर इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन। तो आपने पावर प्रोजेक्ट लगाया असम के अंदर, और अगर आपको यही पावर बेचना है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो आपको उस पर कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। दूसरे स्टेट में बेचने पे भी आपको इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन फ़ी पूरी तरह से माफ़ कर दी जाएगी। उसके अलावा आपको कंसेशनल रेट्स पे लैंड प्रोवाइड कराए जाएंगे इस तरह के हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पार्क प्रोड्यूस करने के लिए। एंड देयर विल बी मेगा मैन्युफैक्चरिंग जोन्स जहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन की जाएगी, विच विल हेल्प इंडिया इन मूविंग अवे फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from international segment. It is about India-UAE Trade Pact, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के क्राउन प्रिंस, अब इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई। और इस वर्चुअल समिट का एक इम्पॉर्टेंट आउटकम ये निकल के आया कि दोनों ही देशों ने एक आपस में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट डील साइन कर ली है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट और सीपा इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सच पैक्ट इन अ डिकेड। तो इंडिया ने इस तरह का पैक्ट पहली बार पिछले 10 सालों में साइन किया। इसका मेन गोल ये है कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ओवरऑल ट्रेड है उसको हम लोग $100 बिलियन तक एक्सटेंड कर दें इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके अलावा गुड्स में ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड हम लोग लगभग $100 बिलियन का ले जाएं, उसमें कम से कम $15 बिलियन का जो ट्रेड होना चाहिए वो सर्विसेज में होना चाहिए। इस तरह का टारगेट दोनों देशों ने रखा है। तो एक बार ज़रा देखते हैं कि क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसको कभी कभार सीका भी कह देते हैं या सीपा भी कहते हैं। तो देखिए, अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, तो दिस इज़ हाउ द ट्रेड इज़ लिबरलाइज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज एज फार एज गुड्स आर कंसर्न्ड। तो गुड्स और सर्विसेज में अंतर तो आप जानते हैं। अगर दो देश जैसे इंडिया और यूएई ने अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होता, तो इंडिया और यूएई आपस में गुड्स को ट्रेड करने के लिए जो भी टैरिफ्स हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको मिनिमाइज़ करते, लिबरलाइज करते। सो अगर सिर्फ गुड्स के लिए अग्रीमेंट साइन होता तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन अगर गुड्स के अलावा सर्विसेज में भी ट्रेड के नॉर्म्स को अगर लिबरलाइज कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अगर इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स सबसे ऊपर चाइना है, उससे काफ़ी नज़दीक है यूएस, यूएई तीसरे नंबर पे है। तो यूएई मोर और लेस इज़ एनी वे एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बाद इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक बार ज़रा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन कौन से स्कीम्स चला रखे हैं उनको ज़रा समझते हैं. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी,
ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, टेक्स केयर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी एजुकेशन है वो ये डिपार्टमेंट देखता है। और उसके ऊपर हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज लेवल या उससे ऊपर का एजुकेशन जो है उसको देखने के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात की जाए तो ये अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, समग्र शिक्षा अभियान, ऑपरेशनल डिजिटल बोर्ड, मिड डे मील स्कीम जिसको अब पीएम पोषण कहा जा रहा है, एकलव्य मॉडल स्कूल जिसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट कराए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो मैं पहले भी आपको कवर करा चुका हूँ। अभी आज हम लोग फोकस करेंगे एक स्कीम जो चलाई जा रही है बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी कभी और देखेंगे। लेट अस फोकस ऑन दिस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये न्यूज़ में है, क्यों है वो भी ज़रा देखेंगे। उसके अलावा एक और फैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, उसके हिसाब से इंडिया को अपने जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करना है ऑन एजुकेशन, जबकि मौजूदा जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर दैट इज़ ओनली 3.5% ऑफ द जीडीपी। तो ये टारगेट याद रखना, कभी भी एजुकेशन पे सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है एजुकेशन में। अभी हम कर रहे हैं 3.5% ऑफ जीडीपी खर्च अपने एजुकेशन पे, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इसको बढ़ा करके हमें 6% करने की ज़रूरत है। अब जरा देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के चला रहे हैं। अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग सपोर्ट मिलती रहे, जो भी कॉलेजेस हैं उनको फंडिंग सपोर्ट मिलती रहे। सो दिस इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट एज आई सेड फॉर फंडिंग यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ताकि हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक इक्विटेबल मौका मिलता रहा है। सब अगर सरकारी कॉलेजेस ना हो तो फिर आप सोचिए हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो कितना कम हो जाएगा। जो सरकारी कॉलेजेस के होने के कारण फीस कम रहता है, जिस कारण से कई सारे लोग हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं। सो इसी कारण से टू कीप द हायर एजुकेशन इक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड ऑफ एक्सेलेंट नेचर ऑल्सो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार फंडिंग सपोर्ट देती है स्टेट बेस्ड कॉलेजेस को, ताकि वो लो कॉस्ट सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को। अभी न्यूज़ में बस ये है क्योंकि ये स्कीम तो 2013 में लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लैप्स होना था 2021 में। भारत सरकार ने इस स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। सो नाउ दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2026। नॉट सो इम्पॉर्टेंट इज यू नो दिस ओवरऑल डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग एजुकेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट सोलर वेस्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस से पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आपको पता होगा, मैंने भी बताया है कि इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 दैट वाज हेल्ड इन ग्लासगो लास्ट ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें पंचामृत स्ट्रैटेजी रिलीज़ की, 5 प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। उसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो इंडिया ने अनाउंस की वो थी टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030। तो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे 2030 तक, ये टारगेट है हमारा। उसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होगा रिन्यूएबल एनर्जी का दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि देखिए, सोलर एनर्जी जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस में इस तरह के फोटोवोल्टाइक सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं। कई सारे फोटोवोल्टाइक सेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको रिप्लेस करना होता है। तो इस तरह के फोटोवोल्टाइक जो सेल्स हो रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ए न्यू काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल वेस्ट फॉर आवर कंट्री। दीज इन्वायरमेंटल वेस्ट्स आर बीइंग नेम्ड एज सोलर वेस्ट। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बहुत सारा, चूँकि इंडिया अब एक लार्ज कंट्री बन चुका है एज फार एज सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न, तो हम लोग बहुत सारा फोटोवोल्टाइक सेल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फोटोवोल्टाइक सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कार्ड भी कर रहे हैं, अबैंडन भी कर रहे हैं। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर वेस्ट प्रोड्यूसर, बट इंडिया डज नॉट हैव अ फर्म पॉलिसी टू मैनेज सोलर वेस्ट।
हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सोलर वेस्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ओवरऑल ई वेस्ट, जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, उनके साथ ही कैटेगराइज कर देते हैं। जबकि ज़रूरत है हमें, जब इतना मास स्केल पे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना मास स्केल पे हम लोग सोलर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी नीड टू हैव ए सेपरेट पॉलिसी फॉर मैनेजिंग और टैकलिंग सोलर वेस्ट। अब ये इसी कारण से ये आर्टिकल आया है। तो एक दुनिया की एजेंसी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरेना, इसने लास्ट दिसंबर में 2021 दिसंबर में कहा कि ग्लोबल फोटोवोल्टाइक वेस्ट या सोलर वेस्ट विल टच अबाउट 78 मिलियन टन्स, विच इज़ ह्यूज नंबर, कि लगभग 78 मिलियन टन्स का ग्लोबल सोलर वेस्ट प्रोड्यूस होगा बाय 2050, और इंडिया विल बी वन ऑफ द टॉप 5 जनरेटर ऑफ सच वेस्ट। तो ज़रूरत है दुनिया के देशों को एक प्रॉपर सेपरेट सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की। तो इसी कारण से आर्टिकल मैं आज कवर कर रहा हूँ। अब इस एजेंसी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरेना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2009 में बनाया गया था। नाम से आपको जैसा समझ आ रहा है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन तो नहीं, ऑफ कोर्स उसके दुनिया के अलग अलग देशों में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कोऑपरेशन के लिए ये एजेंसी बनाई गई है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट ये दुनिया की अकेली ऐसी एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में या फील्ड में दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में कोऑपरेशन डेवलप कराता है। इसके 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया इसका 77th फाउंडिंग मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है इन अबू धाबी यूएई, एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वर इन यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2014 में आया था। इसमें डायरेक्टली आईरेना पे तो सवाल नहीं था, लेकिन इसमें ये जो एजेंसी आईरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसका जिक्र था इस सवाल पे। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना होगा इंटरनेट सोर्सेज से। एक बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कल तो मैं इसका जवाब दे ही दूंगा। कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देख लेता हूँ। टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और विच आर द फॉलोइंग ग्रुप में सारे के सारे मेंबर G20 के मेंबर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।